नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट 1 में हमने बाबा साहेब के जीवन के उस हिस्से को देखा जो संघर्ष और विद्रोह की आग से भरा था। आज हम उनकी जिंदगी के दूसरे सबसे बड़े अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। The future constitution of India. I do not know what is the intention. यह है पार्ट 2 संविधान सभा की दहलीज और एक भारत का सपना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए 2 मिनट में पूरे पार्ट 1 का एक क्विक रिवाइंड करते हैं ताकि आप डॉक्टर अंबेडकर की मानसिक यात्रा को गहराई से समझ सकें। रिवाइंड 1906 हमने देखा कि कैसे महू में जन्मे भीम ने स्कूल की पुरानी बोरी पर बैठकर अपमान झेला। चपरासी के बिना पानी न मिल पाने का वो नो पियोन नो वाटर वाला घाव, और कोरेगांव की वो रात जब जानवरों से भी बदतर बर्ताव हुआ, उसने भीमराव को अंदर से बदल दिया। भीमराव 7 समंदर पार कोलंबिया और एलएसी गए, दुनिया की सबसे बड़े धी डिग्रियां ली, लेकिन बड़ौदा वापसी पर एक अछूत विद्वान को फिर वही तिरस्कार मिला। सराय से धक्के मारकर बाहर निकाला गया और बाबा साहेब एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए। अब विनती का दौर खत्म हुआ। महद्द सत्याग्रह 1927 में उन्होंने चवदार तालाब से पानी पीकर हजारों साल की प्यास बुझाई और मनुस्मृति का दहन करके यह ऐलान किया कि अब दलितों को धार्मिक गुलामी मंजूर नहीं। लंदन की गोलमेज सभा में लायन की तरह दहाड़। गांधी जी के साथ वो ऐतिहासिक टकराव और पूना पैक्ट 1932 का वो कड़वा सच, जहां गांधी जी की जान बचाने के लिए उन्होंने दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट का बलिदान दे दिया। 1935 की वो प्रसिद्ध येवला घोषणा, मैं हिंदू पैदा हुआ पर हिंदू मरूंगा नहीं, और उनकी कालजयी रचना एनाइलेशन ऑफ कास्ट। यहां से बाबा साहेब एक नए धर्म और एक नए भारत की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि संविधान बी.एन. राव ने बनाया था या किसी और ने, लेकिन बाबा साहेब ने खुद एक बार कहा था कि उन्होंने इस काम के लिए गधे की तरह मेहनत, डोंकीज वर्क की थी। 1946 का साल भारत के लिए सबसे अनिश्चित दौर था। आजादी सामने थी, लेकिन देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था। ऐसे में एक आउटसाइडर, जिसे कांग्रेस और सवर्ण समाज ने हमेशा विलन माना, वो कैसे चीफ आर्किटेक्ट बन गया। यह एक ट्रोजन हॉर्स जैसा ऑपरेशन था। एक असंभव जीत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में न पहुंच पाएं। उन्होंने बॉम्बे से उनका रास्ता रोका, लेकिन बाबा साहेब बंगाल, जैसोर एंड खुलना के जरिए चुनकर आए। जब वे पहली बार संविधान सभा में बोले 17 दिसंबर 1944, तो उन्होंने सबको चौंका दिया। जहां मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही थी, वहां अंबेडकर ने कहा, आज भले ही हम बंटे हुए हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन पर्याप्त प्रकाश, लाइट होगा और मुस्लिम भी यह सोचेंगे कि एक यूनाइटेड इंडिया ही उनके लिए बेहतर है। अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 29 अगस्त को बाबा साहेब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। नजीरुद्दीन अहमद जैसे कुछ लोगों ने इसे ड्रिफ्टिंग कमेटी, भटकने वाली कमेटी कहकर मजाक उड़ाया। बाबा साहेब ने जवाब दिया, अगर हम भटक रहे थे तो वो ड्रिफ्ट विद मास्टरी थी। हम मछलियां पगडीडी ढूंढने नहीं, बल्कि एक बेहतर संविधान की खोज में थे। सोचिए दोस्तों, कमेटी के साथ में से कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ विदेश चले गए और कुछ बीमार हो गए। सारा बोझ एक ऐसे इंसान पर आ गया जो खुद डायबिटीज और पैरों के दर्द से जूझ रहा था। 25 नवंबर 1960 संविधान सभा में बाबा साहेब का आखिरी भाषण। उन्होंने देश को 3 खतरों से आगाह किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, उन्होंने कहा कि अब हमें धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह छोड़ना होगा, क्योंकि जब संविधान है तो ये तरीके केवल ग्रामर ऑफ एनर्की, अराजकता का व्याकरण है। हीरो वर्शिप, भक्ति, उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म में भक्ति आत्मा को बचा सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाही, डिक्टेटरशिप की ओर ले जाती है। द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, सबसे गहरी बात उन्होंने यह कही
कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, वन मैन वन वोट, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। अगर इस असमानता को जल्द खत्म नहीं किया गया तो जो लोग इससे पीड़ित हैं वे इस लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। बाबा साहेब ने संविधान को केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना। उन्होंने जॉन डेवी से सीखा था कि कानून समाज का आईना होता है। उन्होंने भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनाने की नींव रखी जहां हर इंसान को डिग्निटी मिले। दोस्तों, जैसे ही भारत आजाद हुआ, नेहरू कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर को पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन उनके पास एक ऐसा टास्क था जो किसी भी सनातनी ढांचे को हिला देने वाला था। 1941 में बीएन राव कमेटी ने हिंदू कानूनों को कोडिफाई करने की बात शुरू की थी, लेकिन असली जान डॉक्टर अंबेडकर ने फूंकी। बाबा साहेब का विजन साफ था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूं। उन्हें पता था कि जब तक महिलाओं को बराबरी के हक नहीं मिलेंगे, भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ कागजी होगी। सोर्सेज के मुताबिक BAWS डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 14 में दर्ज है कि हिंदू कोड बिल के जरिए वो 7 बढ़े बदलाव लाना चाहते थे। उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस, शादी, तलाक, गोद लेना, अडॉप्शन और गार्जियनशिप। यह पुराने मनु के नियमों को आधुनिक मनु द्वारा चुनौती थी। इस बिल का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों, उस समय हिंदू समाज मितक्षारा और दयाभागा जैसे 2 सिस्टम्स से चलता था। मितक्षारा में संपत्ति पर सिर्फ पुरुषों का बर्थ राइट होता था। अंबेडकर ने BAWS वॉल्यूम 14 पेज 104 के प्रावधानों में साफ लिखा कि बेटी को भी बेटे के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो लिंग, जेंडर के आधार पर भेदभाव क्यों? इसी बिल में स्त्रीधन को लेकर भी बड़े बदलाव थे। पुराने कानून में महिला का अपनी संपत्ति पर लिमिटेड एस्टेट होता था, यानी वो उसे बेच नहीं सकती थी। बाबा साहेब ने इसे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में बदल दिया ताकि महिला अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सके। सोचिए, 1950 के दशक में यह बात कितनी रैडिकल रही होगी। तीसरा बेडी दिहा पॉइंट था मोनोगमी, एक विवाह और डिवोर्स, तलाक। उस समय हिंदू पुरुषों को कई शादियां करने की आजादी थी, लेकिन महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं था। बाबा साहेब ने बिल में साफ लिखा कि शादी के लिए मोनोगमी अनिवार्य होनी चाहिए। और सबसे बेडी धमाका था तलाक का अधिकार। उन्होंने 7 आधारों पर तलाक की बात कही, जिसमें क्रूरता, क्रुएल्टी और लाइलाज बीमारी, इनक्योरेबल डिजीज शामिल थे। विरोधी गुटों ने संसद में हल्ला बोल दिया। BAWS वॉल्यूम 14 के बहसों को पढ़कर पता चलता है कि लोगों ने कहा, यह तो हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा, शादी तो 7 जन्मों का बंधन है। लेकिन अंबेडकर का जवाब तार्किक था। उन्होंने कहा कि जब 90% तथाकथित पिछड़ी जातियों में तलाक की प्रथा पहले से है तो हम सवर्णों को इससे वंचित क्यों रखें? दोस्तों, विरोध सिर्फ SDDD धाकों पर नहीं, कैबिनेट के अंदर भी था। आजाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ कह दिया था कि वो इस बिल के पारित होने पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साधुओं ने संसद को घेर लिया। नेहरू ने शुरुआत में अंबेडकर का साथ दिया, लेकिन जब 1952 के चुनाव पास आए तो नेहरू बैकफुट पर चले गए। उन्होंने बिल को टुक डिड दरहोन में बांटने की बात की। अंबेडकर को लगा कि नेहरू ने हिंदू रूढ़िवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। बाबा साहेब बहुत हताश थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कानून मंत्री की कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बिठाया गया ताकि वो लिपस्टिक का काम करें, जबकि असली नीतियां नेहरू और पटेल बना रहे थे। उन्हें न तो प्लानिंग कमीशन में जगह मिली और न ही फॉरेन अफेयर्स कमेटी में। आखिरकार 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना विदाई भाषण, रेजिग्नेशन स्पीच तैयार किया, लेकिन उन्हें संसद में बोलने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने भाषण की कॉपी पहले से देने से मना कर दिया था।
वो अपनी फाइलें समेटकर गरिमा के साथ सदन से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे जो वजह दी वो आज भी रोंगटे खड़ी दे कर देती है। उन्होंने कहा, टू लीव inequality between class and class, between sex and sex, which is the soul of Hindu society, untouched, and to go on passing legislation relating to economic problems is to make a farce of our constitution and to build a palace on a dung heap. यानी जात पात और लैंगिक असमानता को छुए बिना केवल आर्थिक कानून बनाना हमारे संविधान का मजाक उड़ाना है और गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा है। दोस्तों, 1946 का साल भारत के लिए सबसे कठिन दौर था। आज़ादी करीब थी, लेकिन बाबा साहेब के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरवाजे बंद करने की पूरी कोशिश की गई। अनुराग भास्कर की किताब द फोर साइटेड अंबेडकर के पेज 526 और BAWS वॉल्यूम 3 के मुताबिक कांग्रेस ने बॉम्बे में उनकी राह रोकी, लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। उन्होंने बंगाल, जयशोर और खुलना से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग के सदस्यों का साथ मिला, जिसके कारण वो संविधान सभा में पहुंच सके। सोचिए, जिस इंसान को समाज ने अछूत कहा वो अब देश का कानून बनाने वाली सबसे बड़ी पंचायत में खड़दहा था। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। संविधान सभा की शुरुआती बैठकों में माहौल बहुत गर्म था। मुस्लिम लीग सभा का बहिष्कार कर रही थी। ऐसे में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। केमार जयकर ने इसका विरोध किया और मामला फंस गया। तभी 17 दिसंबर 1944 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अचानक डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए बुलाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स CAD वॉल्यूम 1 पेज 99 के अनुसार पूरा सदन सन्नाटे में था। सब सोच रहे थे कि अंबेडकर कांग्रेस पर हमला करेंगे, लेकिन बाबा साहेब ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, आज भले ही हम बंटे हुए हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन पर्याप्त रोशनी लाइट होगी और हम सब मिलकर एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। इस भाषण ने न केवल उन्हें स्टेट्समैन के रूप में स्थापित किया, बल्कि विरोधियों को भी उनका मुरीद बना दिया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहेब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कई लोग कहते हैं कि संविधान केवल उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन रामचंद्र गुहा की किताब मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया और BAWS वॉल्यूम 13 पेज 290 में दर्ज है कि कमेटी के 7 सदस्यों में से किसी ने इस्तीफा दिया, कोई बीमार रहा और कोई विदेश चला गया। अंत में सारा बोझ बाबा साहेब पर आया। कृष्णमाचारी ने खुद सदन में कहा था कि सारा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। उन्होंने अकेले बैठकर 325 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स को तराशा। उन्होंने खुद इसे डोंकीज वर्क कहा, क्योंकि वो दिन में 18 घंटे काम करते थे, जबकि वो डायबिटीज और पैरों के दर्द से जूझ रहे थे। दोस्तों, बाबा साहेब केवल एक वकील नहीं, एक महान अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट भी थे। धनंजय कीर की डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में बताया गया है कि 1942-40 के बीच लेबर मेंबर रहते हुए उन्होंने वो काम किए जो आज हम गर्व से देखते हैं। 8 घंटे काम का नियम, उन्होंने ही काम के घंटों को 14 से घटाकर 8 किया। नदी घाटी परियोजनाएं, दामोदर वैली, हीराकुद और भाखरा नांगल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वैचारिक नींव उन्होंने ही रखी। RBI की स्थापना, उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के सुझावों पर ही हिल्टन यंग कमीशन ने RBI की स्थापना की सिफारिश की थी। उन्होंने हमेशा कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके नीचे सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी न हो। 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में बाबा साहेब का आखिरी भाषण। उन्होंने देश को 3 बड़े खतरों से आगाह किया जो आज भी उतने ही सच हैं। ग्रामर ऑफ एनार्की। उन्होंने कहा कि अब जब हमारे पास संवैधानिक रास्ते हैं तो हमें सत्याग्रह,
धरना और प्रदर्शन छोड़ना होगा, वरना ये केवल अराजकता का व्याकरण बनकर रह जाएंगे। भक्ति इन पॉलिटिक्स। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म में भक्ति आत्मा को बचा सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या हीरो वर्शिप तानाशाही का सीधा रास्ता है। लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। सबसे मार्मिक बात उन्होंने यह कही कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में एक आदमी, एक वोट होगा, लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। अगर इसे जल्द खत्म नहीं किया गया तो पीड़ित लोग लोकतंत्र के इस ढांचे को उद्धा देंगे। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा, उसे आजाद भारत के पहले आम चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पार्टी स्केड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन SCF की तरफ से बॉम्बे नॉर्थ सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ उन्हीं के पुराने सहायक असिस्टेंट नारायण सादोबा कजरोलकर को खड़ा कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार नेहरू ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। नतीजा यह हुआ कि बाबा साहेब 14,000 से अधिक वोटों से हार गए। रेफरेंस अंबेडकर, गेल ओमवेड, पेज 150। इसके बाद 1954 में भंडारा के उपचुनाव बाय इलेक्शन में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन हारों ने बाबा साहेब को गहरे दुख में डाल दिया। उन्हें लगा कि जॉइंट इलेक्टोरेट का वो डर सच साबित हो रहा है जो उन्होंने 1932 के पूना पैक्ट के समय देखा था। कांशीराम ने बाद में अपनी किताब चमचा एज में इसी दौर को चमचा युग कहा, जहां मुख्यधारा की पार्टियां ऐसे दलित चेहरों को आगे लाती थीं जो उनके नियंत्रण में रहें। रेफरेंस द पूना पैक्ट, लुकिंग बैक एंड अहेड, राउंड टेबल इंडिया। 1935 में येवला में की गई अपनी प्रतिज्ञा के बाद बाबा साहेब ने 21 सालों तक दुनिया के हर धर्म का बारीकी से अध्ययन किया। वे किसी जल्दबाजी में नहीं थे। सिख धर्म 1936 के आसपास वे सिख धर्म के काफी करीब आए, लेकिन रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन पेज 269 के अनुसार उन्हें डर था कि पंजाब के जमींदार जट सिख दलितों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे और करोड़ों दलितों के धर्म बदलने से सिखों की आंतरिक राजनीति भी बिगड़ सकती है। ईसाई और इस्लाम, उन्होंने इन धर्मों को भी गहराई से परखा, लेकिन उन्हें लगा कि ईसाई धर्म अपनाने से दलितों की अपनी नेशनल आइडेंटिटी पर असर पड़ सकता है, और इस्लाम में भी उन्होंने उस समय कुछ कट्टरता महसूस की। बाबा साहेब एक ऐसा धर्म चाहते थे जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित हो, और जो विज्ञान और तर्क, रीजन, की कसौटी पर खरा उतरे। रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर स्पीच द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन 1950। 14 अक्टूबर 1956, विजयदशमी का दिन, नागपुर की वो बंजर जमीन जिसे आज हम दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब ने सफेद कपड़े पहनकर अपनी पत्नी सविता अंबेडकर के साथ बौद्ध भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणि से धम्म की दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बाबा साहेब ने अपने सामने खड़े 5 लाख लोगों को एक साथ दीक्षा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं, 20 वाउज दिलाईं। इनमें पहली 3 प्रतिज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद थीं। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। रेफरेंस वपॉम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 17 बुक। बाबा साहेब का यह कदम महज धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह मानसिक गुलामी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ देने का एक ऐलान था। उन्होंने इस नए बौद्ध धर्म को नयायान कहा, जो अंधविश्वास नहीं बल्कि मानवतावाद, ह्यूमनिज्म पर टिका था। धम्म दीक्षा के केवल 7 हफ्तों बाद ही 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित उनके निवास पर बाबा साहेब ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके सिरहाने उनकी अंतिम किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की पांडुलिपि रखी हुई थी। रेफरेंस ननक चंद रत्तू, लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया गया। दादर की चैत्य भूमि पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी।
भारत ने अपना सबसे बड़ा विद्वान और शोषितों ने अपना मसीहा खो दिया था। 1990 में उनकी मृत्यु के 34 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें ईश्वरसन देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। रेफरेंस ऑफिशियल गजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 69। आज भारत के हर कोने में उनकी मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे गुलामी के ताले खुलते हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो बुरा ही साबित होगा। रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नवंबर 25 1960। आज जब हम बाबा साहेब की फोटो को माला पहनाते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने उनके शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को समझा है? क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं जहां जात पात की दीवारें ना हों? बाबा साहेब की कहानी यहां खत्म नहीं होती, वो हमारे विचारों में जीवित हैं। अगर आपको उनकी यह गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि एक अछूत कहे जाने वाले लड़के ने कैसे आधुनिक भारत का भाग्य लिखा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम।